नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। सबसे पहले खबरों को खबरदार के लेंस से देख लेते हैं, फिर तेजी से विश्लेषण भी करेंगे, वो भी बिना किसी ब्रेक के। आज की सबसे बड़ी खबर है सुशांत सिंह राजपूत की मौत से उठ रहे सवालों की मिस्ट्री। इस मामले में हर रोज नए नए मोड़ आ रहे हैं। आज हम कई नए खुलासे करने वाले हैं जो अब तक सामने नहीं आ पाए हैं। हम आपको बताएंगे कि सिर्फ 90 दिनों में ही सुशांत सिंह राजपूत के बैंक से 3 करोड़ 24 लाख रुपए कैसे खर्च हो गए। सुशांत सिंह राजपूत की कमाई को पानी की तरह कैसे बहाया जा रहा था, इसका जवाब ईडी भी ढूंढ रहा है। हमारे पास ऐसे दस्तावेज और बयान हैं जिनकी मदद से हम इस केस की तमाम उलझी हुई कड़ियों को जोड़ेंगे और पूरी तस्वीर आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा अयोध्या से आज तक की अखंड कवरेज के तहत आपको वहां की संपूर्ण ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे। 5 अगस्त को लेकर अयोध्या का जोश बहुत हाई है। अयोध्या से जुड़ी हर खबर, वहां की हर गतिविधि आप तक सबसे पहले और सबसे विस्तृत तरीके से हम पहुंचाने वाले हैं। इसके साथ ही आपके काम की खबर, अनलॉक 3 का अनुशासन। आज से अनलॉक 3 लागू हो गया है। कोरोना के साथ जीने की आदत डालने के इस चरण में क्या छूट मिली है, क्या बदला है, ये सब कुछ विस्तार से हम आपको बताने वाले हैं। इस बीच हर रोज कोरोना वायरस से हजारों लोग संक्रमित भी हो रहे हैं और अब कोरोना की वजह से देश में हर एक घंटे में 25 लोगों की जान जा रही है। पिछले 24 घंटे में 764 लोगों की मौत हो गई। अब तक देश में 36,000 से ज्यादा कोरोना मरीज अपनी जान गंवा चुके हैं। मौतों की संख्या के मामले में भारत 5वें नंबर पर है, इसीलिए अनलॉक में भी अनुशासन में रहने की जरूरत है। भारत के लिए एक चिंताजनक खबर यह है कि चीन ने नेपाल के काठमांडू तक 2,250 करोड़ रुपए की रेलवे लाइन बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। ये रेलवे लाइन रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। ये लहासा से काठमांडू तक जाएगी और फिर भारत नेपाल सीमा के नजदीक लुम्बिनी से भी इसे जोड़ा जाएगा। चीन के मीडिया ने इस रेलवे प्रोजेक्ट के सर्वे की तस्वीरें जारी की हैं। ये चीन की डेवलपमेंट वाली युद्ध नीति है। और एक बड़ी खबर, अंतर्राष्ट्रीय खबर यह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने अमेरिका में टिकटॉक की बैन की घोषणा कर दी है। ट्रंप ने कहा है कि टिकटॉक अगले 24 घंटे के अंदर अमेरिका में बैन हो जाएगा। भारत पहले ही टिकटॉक पर डिजिटल स्ट्राइक कर चुका है। तब से अमेरिका भी बार बार इसकी भूमिका बना रहा था, लेकिन अब यह काम हो ही गया। चीन के लिए इसे एक बड़ा झटका माना जा रहा है। तो ये तमाम खबरें आप तक हम पहुंचाने वाले हैं, लेकिन शुरुआत खबरदार की आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। सुशांत सिंह राजपूत की मौत ऐसी मिस्ट्री बन गई है जो सुलझने के बजाय लगातार उलझती जा रही है। रोज नए खुलासे हैरान भी करते हैं और परेशान भी करते हैं। अब सुशांत के कुक ने खुलासा किया है कि सुशांत के घर पर सुशांत के पैसे से रिया पार्टी किया करती थी। इधर ईडी की जांच में भी पता चला है कि सुशांत का पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा था। इन सब के बीच जांच के नाम पर मुंबई पुलिस और बिहार पुलिस के बीच अहम की लड़ाई भी अब जोरों पर है। राजपूत की मौत की जांच आगे बढ़ रही है। वैसे वैसे चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। सुशांत के कुक नीरज ने आज तक को जो बताया वो आप भी सुनिए। पार्टी चल रहा था, पार्टी होती रहती थी वहाँ पे। तो सब लोग जो उनके फ्रेंड हैं, उनकी जो फ्रेंड वो भी आते थे और सर किसी को कुछ नहीं कहते थे। किसी ने कहते थे सर हमको बोलते थे इनका अच्छी तरह ख्याल रखना। मतलब हैरानी की बात यह नहीं है कि रिया सुशांत के घर पर पार्टी करती थी। हैरानी की बात यह है कि सुशांत इस पार्टी का हिस्सा नहीं होते थे। वो रिया और उसके दोस्तों की पार्टी से दूरी बनाए रखते थे। वो नहीं जाते थे, सर नहीं जाते थे। सर कभी कभार जाते थे, पर ज़्यादातर उन्हीं की पार्टी होती थी। सर करते भी थे, आधा एक घंटा रुकते थे, छोड़ के आगे लेट जाते थे कमरे पे। तो पार्टी ऊपर उनकी चलती रहती थी, 1-2 बजे तक चलती रहती थी पार्टी। सुशांत का क्रेडिट कार्ड हाउस मैनेजर और रिया के पास रहता था और इसी क्रेडिट कार्ड से रिया पानी की तरह पैसा बहा रही थी। कार्ड किसके पास रह सकते हैं? सर कार्ड कभी रिया मैम के पास रहता था और कभी वो हाउस मैनेजर है उनके पास रहता था। अब सवाल ये उठता है कि क्या सुशांत ऐसी फिजूल खर्ची के खिलाफ कुछ नहीं कहते थे? जवाब सुनिए। पार्टी के बारे में कुछ मना नहीं किया सर ने, उनको तो कभी मना नहीं किया। हमसे बोलने लगे सर, हमको कई बार बोला, 2-3 बार
थोड़ा खर्चा कम करो, बाहर से सिगरेट विगरेट जो डंडी आती है कम करो, कम मंगवाओ, ऐसा बोलेगा। हमने कहा ठीक है सर ने बिल्कुल छूट दे रखी थी, तो वो सब कुछ उनका हिसाब किताब सब बाद में तो अब उन्हीं के हाथ में आ रहा था जो भी है। तो अगर वो लेबर को बोल भी देती थी तो उन्हें जाना है तो वो जाना ही पड़ता था। तो बिल्कुल अच्छा। ऐसा हो गया था, सब कुछ उनके हाथ में ऐसा और हो गया। सुशांत का लैपटॉप भी वो यूज़ कर रही थी? हाँ, लैपटॉप तो उस टाइम जब सर ने ही दिया था उनको, गिफ्ट दिया था, एक लैपटॉप एक मोबाइल दिया था उनको और एक एप्पल का वॉच था, दो सर ने दिया था। जब वाटर रेस्टोरेंट में जब उनको सर को गिफ्ट मिला था तो सर ने उनको गिफ्ट दिया था, तो वो यूज़ करते थे, तो उन्हीं ने अपने पास रख लिया था। सुशांत का पैसा पानी की तरह बह रहा था। इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि 90 दिनों में ही सुशांत का बैंक बैलेंस 4 करोड़ 64 लाख से 1,40,000 बचा था। इस खाते से 90 दिनों में 3 करोड़ 24 लाख खर्च किए गए। 14 अक्टूबर को रिया के भाई शौविक के अकाउंट में 81,901 रुपए डाले गए। 15 अक्टूबर को होटल के खर्च के लिए शौविक के अकाउंट में 4,70,000 रुपए डाले गए। इसी दिन दिल्ली में ताज होटल के खर्च के लिए 4,30,000 रुपए डाले गए। 16 अक्टूबर को रिया और शौविक के टिकट के लिए 76,000 रुपए डाले गए। अगले कुछ दिनों तक सुशांत के खाते से पैसा निकालकर नकद लेन देन हुआ। 14 नवंबर को 1,50,000 रुपया रिया के नाम पर खर्च हुआ। 20 और 21 नवंबर को रिया के मेकअप और खरीदारी पर 75,000 रुपए खर्च किए गए। 24 नवंबर को रिया ने 22,220 रुपए की शॉपिंग फिर से की। सुशांत ने रिया के भाई की ट्यूशन फीस भी दी थी। जो जानकारी हमारे पास है और जो दस्तावेज आज तक के पास मौजूद है, उससे बात साफ पता चल रही है कि रिया चक्रवर्ती के जो पर्सनल खर्चे थे, यानी कि उनका मेकअप, उनकी शॉपिंग, उनकी फ्लाइट का खर्चा, होटल में रहने का खर्चा, ये सारे के सारे सुशांत सिंह के अकाउंट से गए हुए थे। इसके अलावा जो ईडी है वो यह भी जांच कर रही है कि शौविक, जो कि रिया चक्रवर्ती के भाई हैं, उनके अकाउंट में भी लाखों रुपए होटल के खर्च से लेकर तो उनकी ट्यूशन फी तक, ये सारे पैसे सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट से गए थे। ईडी सुशांत के अकाउंट और उनसे जुड़े लेन देन पर जांच कर रही है। ईडी को अवैध पैसे के लेन देन का शक है। ईडी ने रिया और उसके परिवार के खातों की जांच की है। ईडी उन दोनों कंपनियों की जांच करेगी जिसमें रिया और उसका भाई शौविक डायरेक्टर है। रिया और उसके भाई से बैंक स्टेटमेंट मांगा गया है। मतलब कह सकते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले में रिया चक्रवर्ती की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। इसीलिए रिया ने एक वीडियो जारी किया। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते कहकर रिया गायब हो गई। रिया का मोबाइल भी बंद आ रहा है और खबर यह है कि अब पुलिस रिया चक्रवर्ती के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी करने का विचार कर रही है। कह सकते हैं कि जांच की आंच तेज हो गई है, लेकिन इस जांच में मुंबई पुलिस 2 धड़ों में बंट गई है। एक दिन पहले ही मुंबई पुलिस बिहार पुलिस को अपने साथ ले गई थी। बिहार पुलिस की टीम के साथ जो सलूक हुआ, उससे मुंबई पुलिस पर ऐतराज अब अविश्वास में तब्दील होने लगा है। असुरक्षित महसूस तो करेंगे ही ना, कोई भी जान पर खतरा महसूस करेगा कि जहां पर वहां के लोकल पुलिस के अनुसंधान में सहयोग नहीं मिलेगा, साथ नहीं मिलेगा। और अगर मान लीजिए कोई बड़ा गैंग है तो निश्चित तौर पर खतरा तो कोई भी महसूस करेगा। बिहार की पुलिस पहले से ही कह रही है कि मुंबई पुलिस जांच में सहयोग नहीं कर रही है। मुंबई पुलिस अभी तक यह तय नहीं कर पाई कि उसे बिहार पुलिस का सहयोग करना चाहिए या नहीं। बिहार पुलिस के सहयोग के मुद्दे पर मुंबई पुलिस कानूनी सलाह ले रही है। मुंबई पुलिस की राय है कि बिहार पुलिस का इस मामले में कोई क्षेत्राधिकार नहीं है। जब तक कोर्ट से आदेश नहीं आता, तब तक बिहार पुलिस को कोई दस्तावेज नहीं दिए जाएंगे। अभी तक मुंबई पुलिस ने इसके ऊपर कोई निर्णय नहीं लिया। हमारी मुंबई पुलिस, बिहार पुलिस की जो रिक्वेस्ट आई है, वो हम इसके ऊपर लीगल ओपिनियन लेंगे। बिहार पुलिस को अभी तक किसी भी तरह की जांच करने की इजाजत नहीं दी गई है, लेकिन बिहार पुलिस लगातार जांच में जुटी है। बिहार पुलिस आज डायरेक्टर रूमी जाफरी के घर पहुंची, उनसे पूछताछ की। फिलहाल बिहार पुलिस इस केस में अपने काम में लगी है। सवाल है कि सुशांत की मौत का रहस्य कब सुलझेगा। मुंबई से सुजीत झा, साहिल जोशी और कमलेश सुतार के साथ रोहित कुमार सिंह, पटना आज तक। सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर तेरी पुलिस बना मेरी पुलिस वाला टकराव तो चल ही रहा है, लेकिन अब अधिकारों की लड़ाई देश के 2 राज्यों यानी महाराष्ट्र और बिहार के बीच सियासी जंग का रूप ले चुकी है। सीबीआई जांच की मांग के बीच सियासी आंच भी तेज हो गई है। आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस मामले में अपनी चुप्पी तोड़ी है।
34 साल के चमकते सितारे की संदिग्ध मौत ने सिर्फ 2 राज्यों की पुलिस को ही नहीं बल्कि मुख्यमंत्रियों को भी आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया। सुशांत की मौत की जांच अब तेरी पुलिस मेरी पुलिस वाले टकराव से एक कदम आगे बढ़कर 2 राज्यों के बीच नाक की लड़ाई बन गई है। यहाँ सुशांत की मौत की जांच से जुड़े किरदारों को समझ लीजिए। पहला किरदार महाराष्ट्र पुलिस और सरकार है जो जांच खुद अपने हिसाब से करना चाहती है। दूसरा किरदार बिहार पुलिस और बिहार की सरकार है जो सुशांत मामले की जांच को अपने हाथों में लेना चाहती है। तीसरा किरदार वो लोग हैं जिन्हें लगता है कि सुशांत की मौत को सिर्फ खुदकुशी नहीं कहा जा सकता और वो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। सुसाइड करने वाला लड़का सुशांत था नहीं, ये ऐसा कुछ हो जाएगा और ऐसा कुछ कर लेगा। I deny it completely. I have immense faith in God and the judiciary. I believe that I will get justice. Satyamir Jayate. The truth shall prevail. फैंस, परिवार और समाज के बड़े तबके को सुशांत की खुदकुशी की थियरी पर शक है। लोग खुलकर सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं। बिहार पुलिस की टीम मुंबई में हर पहलू की जांच कर रही है और रिया चक्रवर्ती पर शिकंजा कसता जा रहा है। बिहार पुलिस का दावा है कि रिया से जुड़े कुछ अहम सबूत उसके पास हैं और वो उनसे पूछताछ करना चाहती है, लेकिन रिया चक्रवर्ती गायब है। राजनीति और अपराध की दुनिया में आजकल ये शायद फैशन हो गया है कि लोग कहते हैं सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। रिया चक्रवर्ती भी एक वीडियो में कहती नजर आई, सत्य में जयते, सत्य की विजय होगी। लेकिन उसके बाद पता चला कि सत्य छुप गया और ऐसा छुपा कि अब पुलिस को लुकआउट नोटिस जारी कर उन्हें तलाश करनी पड़ेगी, उनकी खोज करनी पड़ेगी और तब जाकर ये पता चलेगा कि जो सबूत बिहार पुलिस के हाथ लगे हैं उन पर रिया चक्रवर्ती का क्या कहना है। बिहार पुलिस की टीम सुशांत सिंह की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए कूपर अस्पताल पहुंची थी, लेकिन उसे कोई जानकारी नहीं दी गई। उधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस जांच को अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं। वो सीबीआई जांच तक की सिफारिश करने को तैयार है, बशर्ते सुशांत के पिता इसकी मांग करें। ये इसमें हम लोगों को क्या भूमिका है? यहाँ तो केस दर्ज किया है उनके पिता ने, इतने बड़े पॉपुलर जो हमारे फिल्म के अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत पिताजी ने, हाँ उनके पिताजी ने केस दर्ज किया और पुलिस का काम है उसी पर इन्वेस्टिगेट करना और आगे कदम बढ़ाना। ये बिहार का कोई इसमें पुलिस का या हम लोगों का कोई रोल नहीं है कि हम सीबीआई की बात करें, वो इन्वेस्टिगेट करना। हाँ, अगर जो केस दर्ज किए उनकी तरफ से अगर सुझाव आएगा कि मामले को सीबीआई को सुपुर्द किया जाए तभी ना उसके बाद कोई स्टेट गवर्नमेंट इसके बारे में कुछ आगे उनके सुझाव पर कुछ कर सकती। सुप्रीम कोर्ट में जब मामला आएगा तो सीनियर एडवोकेट वहां पर राज्य सरकार की तरफ से अपनी बात रखेंगे। ये बहुत क्लियर है। तो हम कह रहे थे कि महाराष्ट्र पुलिस जो सहयोग नहीं कर रही है उसको लेके क्या महाराष्ट्र सरकार से बातचीत करेंगे? भाई इतना बात हो गया, इसके बाद इसमें करना चाहिए उनको कोऑपरेट करना चाहिए और ये पूरी केस कर दिया कि बिहार की पुलिस का नहीं रोल है, बिहार की पुलिस का बिल्कुल लीगल रोल है। अगर एफआईआर दर्ज होगा तो बिहार पुलिस को करना है। बिहार सरकार के एक्टिव होने पर महाराष्ट्र सरकार बुरी तरह झुंझला गई है। इस मामले में उद्धव ठाकरे की लाइन बिल्कुल सीधी है और वो किसी भी हाल में ये जांच छोड़ना नहीं चाहते। सीबीआई जांच का तो सवाल ही नहीं उठता। नाराज उद्धव ने बयान जारी करके इस मामले में राजनीति न करने की सलाह दी है। उन्होंने कहा, मुंबई पुलिस किसी जांच के लिए अक्षम नहीं है। यदि किसी के पास कोई सबूत है तो वो इसे हमारे पास ला सकते हैं और हम दोषियों से पूछताछ करेंगे और सजा देंगे। कृपया इस मामले को महाराष्ट्र और बिहार के बीच टकराव का मुद्दा ना बनाएं। इस मामले में राजनीति को लाना बहुत दुखद है। महाराष्ट्र सरकार का आरोप है कि बीजेपी बिहार चुनाव की वजह से मामले को तूल दे रही है। अब दरअसल सवाल ये उठता है कि सीबीआई जांच की मांग क्यों उठ रही है। दरअसल अब तक मुंबई पुलिस ने इस पूरे मामले में फिल्म निर्माता महेश भट्ट, फिल्म समीक्षक राजीव मसन, फिल्म निर्माता और निर्देशक संजय लीला भंसाली और फिल्म निर्माता आदित्य चोपड़ा सहित 41 लोगों के बयान दर्ज किए हैं। बयान दर्ज करने के अलावा अभी तक कुछ भी निकलकर सामने नहीं आया है। वहीं पर मुंबई पुलिस का कहना है कि उनकी जो जांच है वो सही दिशा में चल रही है, लेकिन अभी तक एफआईआर भी दर्ज नहीं हुई है।
लोगों का ऐसा मानना है कि कहीं ना कहीं किसी को बचाया जा रहा है। इस मामले में सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती की याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। रिया चाहती हैं कि जांच मुंबई पुलिस ही करे, जबकि सुशांत के पिता ने इस मामले में रिया चक्रवर्ती पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बस यहीं से शक गहरा गया। बड़ा तबका सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। हम लोग चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द मुंबई पुलिस ही सब कुछ निकाल के दे दे। अगर कुछ नहीं निकलेगा तब तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे का प्रक्रिया सोचेंगे कि हमें आगे क्या करना चाहिए, सीबीआई के लिए कोर्ट जाना चाहिए या क्या करना चाहिए। सीबीआई जांच पर फैसला केंद्र सरकार लेती है, हालांकि इसके लिए राज्य सरकार को सिफारिश करनी होती है। 5 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट रिया चक्रवर्ती की याचिका पर सुनवाई करेगी। मुंबई से सुजीत झा, साहिल जोशी। इन सबके बीच बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे की ओर से कहा गया है सुशांत मौत में न्याय के लिए बिहार पुलिस जान की बाजी लगा देगी। इस वक्त खुद हमारे साथ बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जी लाइव जुड़ चुके हैं। आज तक पर बहुत स्वागत है गुप्तेश्वर जी आपका। और मेरा पहला सवाल ये, जहां पर बाजी रिया चक्रवर्ती से पूछताछ के लिए आपको लगानी चाहिए, वहां पर बिहार पुलिस को अब तक कामयाबी नहीं मिल पाई है, क्या वजह है इसके पीछे? अब आप बताइए। हम तो कहते हैं उनसे, आप ये जिनका आप नाम ले रहे हैं उन्होंने ही कभी कहा था कि सीबीआई जांच करे। मैंने तो देखा नहीं, लेकिन सुना उन्होंने खुद ही ट्वीट किया था कि सीबीआई जांच करे। अब वो क्यों चाहते हैं कि मुंबई पुलिस ही जांच करे और बिहार पुलिस जांच करे या मुंबई पुलिस जांच करे? अगर वो निर्दोष हैं, बेदाग हैं, तो उनको सामने आना चाहिए और सीना ठोक कर बोलना चाहिए कि कोई भी एजेंसी जांच करे, मुंबई पुलिस जांच करे, बिहार पुलिस जांच करे, सीबीआई जांच करे, मैं सामने हूं, जो पूछना है हमसे पूछ लो। इतनी हिम्मत होनी चाहिए, इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि सामने आकर के बोले कि हम सामने हैं, जो जिसको पूछना है पूछ ले, जिसको जो जांच करना है जांच कर ले। छुपा छुपी का खेल क्यों? बिहार का बेटा था वो, और बात बिहार की नहीं है, पूरे हिंदुस्तान की शान था वो। आप देखिए पूरे हिंदुस्तान की 130 करोड़ जनता का सेंटिमेंट क्या बोल रहा है। हम किसी को एक्यूज नहीं करते और इसे महाराष्ट्र बनाम बिहार की लड़ाई नहीं बनाया जाए। ये बिहार पुलिस के बीच की भी लड़ाई नहीं है। हम सिंपल बात बोलते हैं कि देश की जनता का सेंटिमेंट आप देखिए, लोगों को लगता है कितना वाइब्रेंट नौजवान था, उत्साही था, लाइफ में सक्सेसफुल था, नाम था, शोहरत थी, पैसा था उसके पास। वो आदमी अपने को फांसी के फंदे पर झुला लेता है तो देश की आवाम को लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें कुछ राज है। वो राज क्या है, इसकी जांच होनी चाहिए और सत्य सामने आना ही चाहिए। इसमें किसी को इतनी परेशानी क्यों है? बिहार पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर लिया, इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। पुलिस पर भरोसा नहीं है, तो वो चाहती है कि मुंबई पुलिस इस पूरे मामले की जांच करे। हमें आप चित्रा बताओ, बिहार पुलिस की रिया जी से क्या दुश्मनी है? हमारी उनसे क्या अदावत है? हम क्यों किसी को फंसाना चाहेंगे? हम क्यों किसी को बचाना चाहेंगे? माननीय नीतीश कुमार यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, पूरा देश जानता है, सुशासन बाबू इनको कहते हैं। किसी को बचाने और फंसाने का काम ये नहीं करते हैं। उनके मन में एक पीड़ा है। जब सुशांत के साथ ये हादसा हुआ तो सबसे पहले आप पता करिए सुशांत के पिताजी से, उनके घर पर कौन गया था? मैं गया था, डीजीपी बिहार गुप्तेश्वर पांडे सबसे पहले, बाद में लोग जाने लगे। और मैं क्यों गया था? माननीय मुख्यमंत्री का शोक संदेश लेकर गया था। माननीय मुख्यमंत्री जितने दुखी थे उन्होंने मुझे भेजा, मैं उनका शोक संदेश लेकर, मुझे तो नहीं पता था, दुनिया में किसी को नहीं पता था कि ये ऐसा टर्न लेगा, इतना रहस्यमय मामला हो जाएगा। आज पूरे देश की जनता को शक है और देश की जनता चाहती है कि सत्य उद्घाटित हो। अगर इसके पीछे किसी की साजिश है तो वो लोग सामने आए, बेनकाब हों। तो जिनको भी आरोपित किया है आदरणीय श्री के सिंह जी ने, सुशांत के पिताजी ने, तो हिम्मत है तो सामने, छुपा छुपी का खेल क्यों? सामने आकर के बोलिए कि लो भाई बिहार पुलिस, लो भाई मुंबई पुलिस या सीबीआई, जो भी जिसको पूछना है पूछ लो, हमको जो बोलना है बोलेंगे, हम निर्दोष हैं। तो ये आपका छुपना भी संदेह पैदा करता है। आप नाम नहीं ले रहे हैं, हम कुछ कंक्लूजन नहीं निकाल रहे हैं। रिया चक्रवर्ती से मुंबई में जो बिहार पुलिस गई हुई है, हम किसी के बारे में 6 एक्यूज हैं।
हम हर चैनल को आजमा रहे हैं, हम हर चैनल को आजमा रहे हैं। हमें आजमाने की जरूरत ही क्यों पड़ रही है, आप बताइए। हम तो कह रहे हैं आप आके अपनी बात कहिए, हम एविडेंस नहीं होगा हम आपको गिरफ्तार भी नहीं करेंगे, नहीं साक्ष्य होगा हम आपको नहीं गिरफ्तार करेंगे। आप सामने आइए, बोलिए अपनी बात। और जिस दिन साक्ष्य मिल जाएगा, सबूत जिस दिन हम जुटा लेंगे, उस दिन चाहे कोई भी हो, चाहे उसकी जितनी बड़ी औकात हो, चाहे वो डायरेक्टर हो या प्रोड्यूसर हो या करोड़पति हो या अरबपति हो या बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो या कोई भी हो, अगर जिस दिन सबूत मिल जाएगा और जो प्राथमिकी दर्ज कराई है आदरणीय श्री के सिंह जी ने, उसके समर्थन में जिस दिन हम साक्ष्य जुटा लेंगे, उस दिन हम किसी को छोड़ देंगे क्या? हम किसी निर्दोष को नहीं भेजना चाहते, लेकिन ये भागा भागी का, छुपा छुपी का ये जो खेल चल रहा है जी, हम तो यही कहते हैं। हम तो किसी मुंबई पुलिस को भी दोष नहीं दे रहे, लेकिन हम प्रार्थना जरूर कर रहे हैं कि देखिए, पुलिस के हम सब लोग भाई भाई हैं, चाहे बिहार पुलिस हो, मुंबई पुलिस हो, यूपी पुलिस हो, झारखंड पुलिस हो, हम लोगों का यह नैतिक दायित्व है कि देश की जनता को संतुष्ट करें और बताएं कि दूध का दूध और पानी का पानी हुआ, इसको रहस्यमय न बनाएं। यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हमारे ऊपर। कहा जा रहा है बिहार पुलिस ने जिम्मेदारी मुंबई पुलिस नियमों का उल्लंघन किया और मुंबई पहुंच लगा गई। रहे हैं। पहले महाराष्ट्र मुंबई की पुलिस को आप लोगों ने कोई जानकारी नहीं दी और अचानक से जाकर वहां पर अपनी तफ्तीश शुरू कर दी, जिसको लेकर मुंबई पुलिस बिहार पुलिस को लेकर सवाल पूछ रही है कि आपने नियमों का उल्लंघन किया है। देखिए, पहली बात तो यह कि कानून बताइए, किस नियम, किस कानून के किताब में लिखा हुआ है कि बिहार से मुंबई पहुंचने के लिए हमको पहले एडवांस नोटिस देना जरूरी है? पहले हमको यह बता दीजिए कि देश की किस कानून की किताब में लिखा हुआ है कि हम अगर पटना से मुंबई जाएंगे तो हमको वहां की पुलिस से परमिशन लेना होगा, यहां वो सूचना देनी पड़ेगी। रही बात इन्वेस्टिगेशन शुरू करने की, तो हमारी टीम 27 को गई है, 28 को वहां डीएसपी बांद्रा से मिली, डीसीपी बांद्रा से मिली है। डीसीपी बांद्रा साहब ने बहुत अच्छे से बातचीत किया है, उन्होंने परामर्श दिया है कि आप डीसीपी क्राइम से मिल लीजिए। 29 को उनके सलाह के अनुसार हमारी 4 सदस्यों की टीम डीसीपी क्राइम से भी मिलने, इन्वेस्टिगेशन और डिटेक्शन 1 उनको बोलते हैं, डीसीपी डिटेक्शन 1, उनसे 29 को भी मिलने गई है टीम। मुलाकात नहीं हुई, लाख कोशिश के बाद भी, 5-6 घंटे के बाद भी मुलाकात नहीं हुई। तो हमारा शुरू में फॉर्मल कोई मीटिंग हो ही नहीं पाया मुंबई पुलिस से। तो ये जो गए हैं वो करते क्या? उनको जो साक्ष्य मिल रहा है अपनी सुविधा से, जितना वो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। 6 आदमी का स्टेटमेंट लिया उन्होंने और उन्होंने रिकॉर्ड किया। और कल हमारी बहुत अच्छी मुलाकात हुई है, हमारी टीम के लोग मिले हैं डीसीपी डिटेक्शन से, बहुत अच्छे से उन्होंने हमारी बात को सुना है, उन्होंने सहयोग करने का आश्वासन भी दिया है। तो हम बहुत प्रसन्न हैं और हम बहुत उम्मीद रखते हैं कि हमारे मुंबई के भाई हमारे साथ सहयोग करेंगे। हम सब मिल करके, अरे मुंबई पुलिस हो, बिहार पुलिस हो, हम सब लोगों के एक साथ खड़ा होकर के और ये सत्य का पर से जो पर्दा पड़ा है उसको हटा देना चाहिए। गुप्तेश्वर जी, एक आखिरी सवाल और मैं आपसे चाहूंगी, जिसका अगर इस साजिश के पीछे लोग जिम्मेवार हैं। सर, आपके पास सबूत के तौर पर क्या है? और रिया चक्रवर्ती अगर बिहार पुलिस को सहयोग नहीं करती है, ऐसे में बिहार पुलिस मुंबई में क्या करेगी फिर? देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, आप बात समझिए। इन्वेस्टिगेशन बड़ा प्रोफेशनल चीज है, इसके बेसिक चीज को चित्रा जी आप समझ जाइए। पहले तो हमारे पास जैसे प्राथमिकी के अलावा और कोई डॉक्यूमेंट नहीं है जी। इस बात को जो आपके चैनल के माध्यम से देश के लोग सुन रहे हैं उनको भी मैं बताना चाहता हूं कि हमारे पास केवल एफआईआर है। बाकी बेसिक जो जरूरत है इन्वेस्टिगेशन में आगे प्रोसीड करने के लिए वो हमारे पास नहीं है। हमारे पास पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं है, हमारे पास इंक्वेस्ट रिपोर्ट नहीं है, हमारे पास पीओ की कोई फोटोग्राफी नहीं है, हमारे पास वहां के सीसीटीवी के फुटेज नहीं है, हमारे पास और कोई मटेरियल एविडेंस नहीं है। मुंबई पुलिस ने अभी तक जिन लोगों से पूछताछ की है, क्या उसमें से फैक्ट्स आए हैं और क्या जानकारी मुंबई पुलिस को मिली है, वो सूचना भी हमारे पास नहीं है। तो जब तक हमको ये सारे एविडेंसेज मिल नहीं जाते, जैसे हम आपको फिर से बता दे रहे हैं, हमें एफएसएल की रिपोर्ट चाहिए, पीओ की, हमें मेडिकल लीगल एविडेंस चाहिए, एफएसएल की रिपोर्ट चाहिए, इंक्वेस्ट रिपोर्ट चाहिए, पीएम रिपोर्ट चाहिए, सीसीटीवी फुटेज चाहिए, वीडियोग्राफी पीओ का चाहिए और इस केस से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट चाहिए।
इतना जब हो जाएगा तब हम साक्ष्यों की समीक्षा करेंगे। उसके बाद किस किस प्रोसिक्यूशन विटनेस को हमको पकड़ना है, किन से हमको साक्ष्य जुटाने में मदद मिलेगी, हम सब ठोस, हम ऐसे थोड़ी किसी को धर लेना चाहते हैं, हम किसी को फंसा करके थोड़े हीरो बनना चाहते हैं। ठीक है सर। बिहार की जनता और देश की जनता सिर्फ ये चाहती है कि ये केस इतना मिस्टीरियस क्यों बना हुआ है, ये इतना रहस्यमय क्यों बना हुआ है। एक 30-34 साल का लाइफ में सक्सेसफुल नौजवान, इतना मुस्कुराता हुआ खिलखिलाता हुआ चेहरा, जो लाइफ में सक्सेसफुल था, जिसके पास पैसे थे, जिसके पास शोहरत थी, ये महत्वपूर्ण बातें आपने कही है। सब बहुत शुक्रिया आज तक से बातचीत करने के लिए। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे को आप सुन रहे थे, उनकी ओर से कहा गया कि हम पूरी ताकत लगा देंगे ताकि सुशांत और उनके परिवार को न्याय मिल पाए। लेकिन इन सब के बीच अभी तक मुंबई पुलिस से सिर्फ भरोसा मिला है, किसी तरह का सहयोग फिलहाल अभी तक नहीं मिला। इसी वजह से तमाम लिस्ट भी उन्होंने सामने रखी जो साक्ष्य उन्हें चाहिए इस इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाने के लिए। वहीं 5 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में रिया चक्रवर्ती की याचिका पर सुनवाई होनी है। आज कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। कुछ देर पहले मेरी सहयोगी श्वेता सिंह ने उनसे खास बातचीत की है, सुनिए। चूंकि आप पटना से ही सांसद हैं, पटना के रहने वाले हैं, सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु को लेकर बहुत सारे लोग बहुत आहत हैं कि क्यों नहीं उसका पूरा सच सामने निकल कर आ रहा है। क्या आपकी तरफ से भी प्रयास हो रहे हैं? आपकी क्या चाहत है? देखिए, आपने सही कहा, सुशांत मेरे शहर पटना का है, जो आपका भी शहर है। मैं तो उसके दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु पर उसके घर भी गया था, उसके पिताजी से मिला, उसकी बहनों से मिला, उनके दिल का दर्द देखा। और सुशांत सिंह राजपूत से मेरी एक मुलाकात हमेशा याद रहेगी कि जब पिछले साल हम लोग शपथ ले रहे थे तो राष्ट्रपति भवन में कई फिल्म स्टार आए हुए थे, उसमें सुशांत भी थे। वो मेरी तरफ आए, मुझे नमस्ते किया। हमने कहा तुम पटना के हो? तो कहा जी सर। कहा मुझे पहचानते हो? कहा सर मैं आपको देखता हूँ टीवी पर। हमने कहा पटना में कहाँ रहते हो परिवार? कहा सर राजीव नगर में। ये मेरी उससे अच्छी छोटी प्यारी सी मुलाकात याद है। और फिर मैं घर गया। इतना प्रभावी प्रतिभा संपन्न कलाकार इतने संदेहास्पद परिस्थितियों में दुनिया से चला गया, इसकी पीड़ा श्वेता मुझे है। कोई भी जायज दुख होता है, वो तो मेरे शहर का था। उसके पिता का दर्द, उसकी माँ का दर्द, उसके क्षमा करे बहन का दर्द, उसके बहनोई का दर्द, सबने मुझसे चर्चा भी की है। कानून मंत्री के रूप में मेरी सीमा है और मामला सुप्रीम कोर्ट में है। मैं एक ही बात कहूंगा, मैं इस बात का पूरा समर्थन करता हूं कि सुशांत सिंह राजपूत की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु के सारे मामले की ईमानदार जांच होनी चाहिए। और ये जांच बिल्कुल ईमानदारी से होनी चाहिए और जल्द होनी चाहिए। ये हमारी अपेक्षा हो, ताकि सच का सच सामने आए कि वो इतना ओजस्वी प्रतिभा संपन्न कलाकार जो कितनी ऊंचाई प्राप्त करता, वो हमारे बीच से क्यों जुदा हो गया। और अब आगे बढ़ते हुए रुख कर लेते हैं भूमि पूजन की खबर की ओर। अयोध्या में भूमि पूजन की तैयारी करीब करीब पूरी हो गई है। सभी को इंतजार है उस पल का जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे और राम भक्तों की आंखों में बसे बरसों पुराने सपने के सच होने की शुरुआत होगी। सब कुछ तय हो गया है कि पीएम के साथ मंच पर कौन कौन से लोग होंगे। कोरोना को लेकर भी मुस्तैदी पूरी है, लेकिन इन सब के बीच राम मंदिर को लेकर उत्साह जबरदस्त है। अयोध्या का जोश इस वक्त बहुत हाई है। हम इस वक्त अयोध्या में हैं और अयोध्या के एक मंदिर में इस वक्त हवन चल रहा है, कीर्तन चल रहा है, भजन चल रहा है और इस वक्त हर दिन का जो वक्त होता है इसी में गुजरता है। आप देखिए ये खास तौर पर ये लोग कामाख्या गुवाहाटी से आए हुए जो 5 अगस्त के लिए अयोध्या लगभग तैयार हो गई है। कहीं दीवारों पर चित्र उकेरे जा रहे हैं, कहीं मिठाइयां बट रही हैं। बरसों से जिस घड़ी का इंतजार था उसमें अब गिने चुने दिन ही बचे हैं। 5 अगस्त को भूमि पूजन के लिए अयोध्या को पूरी तरह से तैयार किया जा रहा है। चाहे वो राम की पैड़ी हो, सरयू घाट हो, पूरा शहर हो या फिर मंदिर और यहाँ के मठ हो, हर जगह सजावट हो रही है, हर जगह तैयारियां हो रही हैं कि जब भूमि पूजन होगा तो इसका नजारा भव्य हो। महंत जिस सपने के साकार होने के लिए दिन रात प्रभु की भक्ति कर रहे थे, वो समय आ गया। रामलला जहाँ विराजमान है, दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण हो, इसी के लिए लोग अभी बैठक करने वाले हैं। उसी बैठक में सबको बुलाया गया है
और राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त करने के लिए बात चर्चा। 3 दिनों तक अयोध्या में दीपावली मनाई जाएगी। अयोध्या के मठों और मंदिरों समेत सभी घरों में 3 दिन लगातार दिए जलाए जाएंगे। तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं। भूमि पूजन से पहले रामलला को गर्भगृह की जमीन सौंप दी गई है। अधिकारी पहुंच चुके हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ कल पहुंचेंगे। खबर है कि 5 अगस्त को पीएम के मंच पर सिर्फ 5 लोग ही होंगे। इनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, राम जन्मभूमि क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास ही होंगे। कोरोना संकट को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। प्रशासन के लिए भी कोरोना ही सबसे बड़ी चुनौती है, इसीलिए डोर टू डोर स्क्रीनिंग की जा रही है। राम भक्तों में भूमि पूजन को लेकर गजब का उत्साह देखा जा रहा है। अलग अलग जगहों से लोग भूमि पूजन के बाद शिलान्यास के लिए राम के नाम का दान दे रहे हैं। सूरत में जैन समुदाय ने राम मंदिर के लिए करीब 11.5 किलो की चांदी की ईंट भिजवाई है। तो पुणे में एक राम भक्त मशहूर ज्वेलर ने शुद्ध चांदी की 1 किलो 11 ग्राम वजन की ईंट भिजवाई है। उस ईंट में 9 रत्न जड़े गए हैं। कांग्रेस की ओर से कहा गया है कि पूर्व पीएम राजीव गांधी का सपना था कि राम मंदिर बने। दिग्विजय सिंह ने कहा, हमारी आस्था के केंद्र भगवान राम ही हैं और आज समूचा देश भी राम भरोसे ही चल रहा है। इसीलिए हम सब की आकांक्षा है कि जल्द से जल्द एक भव्य मंदिर अयोध्या राम जन्मभूमि पर बने और रामलला वहां विराजें। राजीव गांधी जी भी यही चाहते थे। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी राम मंदिर निर्माण का स्वागत किया है। मैं अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का स्वागत करता हूँ। देशवासियों को इसकी बहुत दिनों से अपेक्षा और आकांक्षा थी। कांग्रेस नेताओं का भूमि पूजन का स्वागत करना ओवैसी को हजम नहीं हुआ। उन्होंने पलटवार किया। जालिम दिल की बात जुबां पर आ ही गई, आपको यही नहीं रुकना चाहिए। मेरा सुझाव है कि देश के हर कांग्रेस दफ्तर को राम मंदिर निर्माण के लिए मिट्टी का दान करना चाहिए। बहरहाल राम मंदिर के नाम पर हमेशा की तरह सियासत जारी है, मगर राम मंदिर के भूमि पूजन की तैयारी पूरी है। शिवेंद्र श्रीवास्तव के साथ कुमार अभिषेक, अयोध्या आज तक। सियासत अपनी जगह, लेकिन अयोध्या का जोश हाई है। लेकिन इस समय कोरोना का ग्राफ भी बहुत हाई है। अयोध्या की तस्वीर तो आपने देख ली है, लेकिन अब देश भर में कोरोना की रफ्तार किस तरह से लगातार बढ़ रही है उस पर एक नजर डाल लेते हैं। पिछले 24 घंटों में 57,000 नए कोरोना के केस सामने आए हैं। मौत का आंकड़ा डराने लगा है। अब कोरोना से हर 1 घंटे में 25 लोगों की मौत हो रही है। ऐसे जिले जहां मरीजों की संख्या 1000 से ज्यादा है, उनकी संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। पिछले 3 महीने में ऐसे जिले बहुत तेजी से बढ़े हैं। 28 अप्रैल को 1000 से ज्यादा कोरोना मरीज वाले 5 जिले थे। वहीं 28 जुलाई को इन जिलों की संख्या बढ़कर 206 हो गई है। लेकिन इन बढ़ते मामलों के बीच देश में अनलॉक 3 भी आज से लागू किया गया है, यानी कुछ और रियायतें भी दी गई हैं। लेकिन यह जरूरी है कि इन रियायतों के बीच भी कोरोना को लेकर एहतियात जारी रहे। से अनलॉक वाले मोड में आ गए, लेकिन कोरोना की रफ्तार कम नहीं हुई। पिछले 24 घंटे में 764 लोगों की मौत हुई है। अब तक देश में कुल मिलाकर 36,511 कोरोना मरीज अपनी जान गंवा चुके हैं। चौंकाने वाला आंकड़ा यह है कि इनमें से आधे यानी करीब 18,000 मरीजों की मौत अकेले जुलाई में हुई। अगर इसका औसत निकाला जाए तो जुलाई में हर रोज 600 मरीजों की मौत हुई है, यानी हर घंटे 25 लोगों की जान गई। भारत में अब भी कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई जारी है। पिछले 24 घंटों में 57,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। अब कोरोना वायरस के संक्रमण की कुल संख्या 16,95,000 से ऊपर पहुंच गई है, जहां पर 5,65,000 ऐसे केसेस हैं जो अभी भी एक्टिव हैं। हालांकि रिकवरीज बढ़ रही हैं, लेकिन जो नए संक्रमण के मामले हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं। और जैसे जैसे देश अनलॉक 3.0 की तरफ जा रहा है, साधारण बात है कि अब भी कोरोना वायरस से लड़ाई हमें जारी रखनी पड़ेगी। भारत में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा डराने लगा है। इस दौर में अब भारत इटली, फ्रांस, स्पेन को पछाड़ते हुए 5वें स्थान पर है। कोरोना से हो रही तबाही के आंकड़ों के बीच उम्मीदें भी कायम हैं।
अब तक 10 लाख से ज्यादा लोग भारत में ठीक हो चुके हैं। झांसी के तारपुर कॉलोनी की रहने वाली 105 साल की बुजुर्ग महिला मान कुंवर इलाज के बाद ठीक हो गई हैं। 10 दिनों तक इलाज के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई। ये कोरोना की एक तस्वीर है। दूसरी तस्वीर इस खतरे के बीच देश में अनलॉक होने की तेज रफ्तार भी है। यानी जहां वायरस का संक्रमण तेजी से फैल रहा है, वहीं हम उसी रफ्तार से अनलॉक भी हो रहे हैं। आज ये अनलॉक 3 लागू कर दिया गया है। यानी आज से रात में लगने वाले कर्फ्यू को खत्म कर दिया गया है। जिम और योगा सेंटर को 5 अगस्त से खोलने की अनुमति दे दी गई है। दुकानें और व्यावसायिक प्रतिष्ठान देर रात तक खुले रह सकते हैं। वहीं मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल बंद रहेंगे। स्कूल कॉलेज भी बंद रखने का फैसला लिया गया है। वहीं अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर फिलहाल प्रतिबंध रहेगा। लेकिन कमाल की बात यह है कि कोरोना के बढ़ते केस के बीच लोगों में संक्रमण को लेकर डर भी कम हुआ है। ये कोरोना के साथ जीवन को आगे बढ़ाने के लिए तो ठीक है, लेकिन खतरे को कम करके आंकना बड़ी भूल होगी। कोरोना को लेकर सावधानी छोड़ने का मतलब है वायरस का शिकार होना, और ये खतरा कोई नहीं उठाना चाहेगा। आज देश में लाखों लोगों ने बकरीद मनाई, लेकिन यहां भी कोरोना का असर दिखा। लखनऊ के ईदगाह में सिर्फ 5 लोगों ने नमाज पढ़ी। गुवाहाटी में भी लोगों ने मस्जिद में भीड़ नहीं लगने दी। भोपाल में ईद की रौनक गायब थी। कोरोना को लेकर सावधानी बरती गई। झारखंड के रांची में लोग दूरी बनाए रहे, घरों में नमाज अदा की। हैदराबाद में भी ज्यादातर लोगों ने घरों में ही नमाज अदा की। वहीं राजधानी दिल्ली की जामा मस्जिद में लोग जुटे, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा गया। पहली बार कोरोना के बाद इस तरह लोग जमा हुए मस्जिदों में, बहुत अच्छा लग रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया हमने और अपनी ईद की नमाज अदा की। यानी जरूरत अभी कोरोना को लेकर पूरी सावधानी बरतने की है, क्योंकि खतरा बरकरार है और तेजी से फैलता जा रहा है। आज तक ब्यूरो। और अब चीन और नेपाल के रेलवे वाले रक्षाबंधन की बात कर लेते हैं। भारत को दबाव में लेने के लिए चीन ने लहासा में नेपाल के काठमांडू तक 2250 करोड़ रुपए की लागत से रेलवे लाइन बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। आगे इस रेलवे लाइन से भारत नेपाल सीमा के नजदीक मौजूद लुम्बिनी को भी जोड़ा जाएगा। ये चीन की डेवलपमेंट वाली युद्ध नीति है। यह समझौता सालों से ठंडे बस्ते में पड़ा था, लेकिन जब चीन और भारत के बीच एलएसी पर तनाव बढ़ा तो अब सालों से बंद इस प्रोजेक्ट को चीन ने तुरंत शुरू कर दिया है। चीन की टीम अब तिब्बत से काठमांडू तक इस रेल प्रोजेक्ट के काम में जुटी हुई है। इसकी तस्वीरें भी चीन की मीडिया में ट्रेंड कर रही हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का चीन प्रेम जगजाहिर है। केपी शर्मा ओली चीन की कठपुतली की तरह काम कर रहे हैं। चीन ओली की कुर्सी बचाता है और बदले में ओली चीन के इशारों पर फैसले लेते हैं। ओली नेपाल में भारत विरोधी माहौल बनाने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। बॉर्डर पर तनाव के माहौल के बीच चीन डेवलपमेंट वाली युद्ध नीति पर काम कर रहा है। नेपाल तक रेलवे लाइन बिछाने का काम शुरू हो रहा है। इस मैप के जरिए चीन के खेल को समझिए। चीन ने लहासा को काठमांडू से जोड़ने के लिए 1 दशक पुरानी रेल परियोजना पर काम शुरू कर दिया है। ये रेल लाइन तिब्बत के लहासा से शिगात से होते हुए केरुंग पहुंचेगी और फिर रसवा गाधी होते हुए नेपाल में दाखिल होगी और काठमांडू तक जाएगी। लहासा से शिगात्से तक का काम खत्म हो गया है, जबकि शिगात्से से केरुंग तक काम शुरू हो गया है। वहीं नेपाल वाले हिस्से में इस परियोजना पर चीन सर्वे का काम कर रहा है। चीनी मीडिया ने इस रेलवे प्रोजेक्ट के सर्वे की तस्वीरें जारी की हैं। तस्वीरों में एक टीम कॉरिडोर साइट का मुआयना करती नजर आ रही है। ऐसे वक्त में जब नेपाल और भारत के बीच सीमा पर तनाव चल रहा है, चीन अपनी परियोजनाओं के जरिए नेपाल में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। हाल ही में चीन की ये रणनीति रही है कि नेपाल पे उसका दबदबा बना रहे। लद्दाख में तनाव के चलते चीन का ये कदम काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट काफी पुराना है, लेकिन चीन ने फिर से इस पर काम शुरू कर दिया है। ये भी देखना होगा कि क्या चीन भारत और नेपाल के बीच जो कूटनीतिक गर्मागर्मी बनी हुई है उसका फायदा उठाएगा। इसके चलते भारत और नेपाल के बीच रेल लिंक पर जो काम चल रहा था, भारत ने उसमें भी तेजी दिखाई है। इस रेल लाइन के जरिए चीन 300 मिलियन $, यानी 2250 करोड़ रुपए खर्च करने जा रहा है।
चीन को काठमांडू से जोड़ने वाले इस रेल रूट के लिए कई ब्रिज और सुरंगें बनाई जाएंगी। काफी महंगी परियोजना है ये, इसमें कई सुरंग बनाने होंगे। अब टेक्निकल विषय अपनी जगह पर है, क्योंकि जैसा हमने सुना है कि रेलवे लाइन 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक मात्र हाइट में बनाया जा सकता है, जबकि नेपाल की पहाड़ियों पर 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक की ढलान है। तो ऐसी स्थिति में, और यह भूकंप प्रोन जोन है, तो ऐसी स्थिति में ये रेलवे परियोजना कितनी सफल होगी ये तो भविष्य ही निर्धारण करेगा। पहले ही तिब्बत से काठमांडू की रेल लाइन भारत के नजरिए से ठीक नहीं थी, और अब खबर है कि चीन और नेपाल इस रेल लाइन को और आगे बढ़ाने को लेकर आगे बातचीत कर रहे हैं। जो प्रस्ताव रखा गया है उसके मुताबिक लहासा काठमांडू रेल लाइन को अब भारत की सीमा पर स्थित भगवान बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी तक लाने पर विचार किया जा रहा है। अगर रेलवे लाइन काठमांडू से आगे बढ़ा दी जाती है तो ये भारत की सीमा तक आ जाएगी। इसके दो खतरे हैं, पहला सामरिक खतरा है, वहीं दूसरा खतरा आर्थिक है। चीन का माल भारत के दरवाजे तक आसानी से पहुंच जाएगा और इसे नया रंग रूप देकर भारत में डंप भी किया जा सकता है। Nepal is a geostrategically significant landlocked country in the Himalayas, which can be described as the world's highest bridge between India and China. Issues. चीन का नेपाली पैंतरा आप देख रहे थे। इसी के साथ खबरदार में एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, फौरन लौटते हैं। आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।